गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानसिक आयु का निर्धारण पूछ रहा है। अपनी ही उम्र या कम या अधिक आयु के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। तो देखो ये नई परिभाषा है ना, तो नई परिभाषा है, तो किसने दी है? टुकमैन ने दी है। किसने दी है? टुकमैन ने। तो याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था? एक कारक सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1905 में। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 30। और जनरल इंटेलिजेंस चेक करता था, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। 1908 में इन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय भी दिया है, ये भी याद रखना, ठीक है। स्टर्न ने दिया है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, MA/CA। MA/CA इंटू 100, ये टर्मन ने किया है, याद रखना। स्टर्न ने क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी दिया है पर्सनैलिटी का, ठीक है। और इसको जो ये था ना अल्फ्रेड बिने वाला, इसे लज्जा शंकर, सोनलाल और भाटिया ने रिवाइज किया था इंडिया के अंदर, ठीक है। और टर्मन ने क्या दिया? शिक्षा लब्धि का भी कॉन्सेप्ट दिया है। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो रेवन प्रोग्रेसिव मैथ्स टेस्ट, ये क्या है? अब देखो इसमें वाचिक होता है? नहीं, ये अवाचिक होता है। क्या होता है? अवाचिक। ये इसमें ये गलत है, ठीक है, ये याद रखना। और क्या याद रख सकते हो इसमें? ये कल्चर फ्री टेस्ट है, ये भी याद रख सकते हो। 3 प्रकार का होता है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विशिष्ट बालक में कौन समाहित होता है? विशिष्ट बालक में सारे ही समाहित होते हैं, तो इसमें ये तीनों होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा समाहित नहीं है पूछा ना, तो सारे हो जाएंगे। एक चीज़ याद है, सामान्य को छोड़ के, सामान्य को छोड़ के जो भी हैं वो सब विशिष्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो बुद्धि लब्धि वर्गीकरण के अनुसार वह वर्ग जिस शिक्षा नहीं दी जा सकती, शिक्षा नहीं दी जा सकती, वो कौन सा होता है? जड़ बुद्धि। 0 से 20 होती है ना इनका IQ, ये याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आंतरिक अप्रेरित व्यक्ति के लिए क्या होता है? आंतरिक अप्रेरित व्यक्ति के लिए प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी प्रशंसा होनी चाहिए, गलत। अंतराल पर गलत। निर्धारण ए है, आंसर होगा ए। देखो ये क्या है? ये अंदर से ही मोटिवेटेड है, ठीक है। 2 तरीके से मोटिवेशन हो सकता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल ज़्यादा अच्छा काम करता है, ये इंटरनल है तो फिर तो एक्सटर्नल की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से चिंतन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? एक चीज़ याद रखना, अभी तक मैं आपको बताता भाषा, मगर तब तक उसमें गत्यात्मक क्रिया ये नहीं होती थी। अगर ये ऑप्शन में है ना, तो आप ये लगा के आना। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, फिर भाषा आएगी। आंसर है इसका डी। आंसर होगा डी, क्योंकि गत्यात्मक, जैसे आप एक जगह बैठ के भी बहुत कुछ सोच सकते हो, आपको चलने फिरने की जरूरत हुई ना होती। तो आंसर है क्या? आपका डी, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी की प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, मगर फिर भी वो कड़ी मेहनत कर रहा है। तो क्या ये कर रहा है? उद्दीपक। उद्दीपक तो है नहीं इसका, अनुक्रिया कर रहा है। परीक्षणात्मक अधिगम है? गलत। नहीं, क्योंकि ये किसका है? बंडूरा का है, ये याद रखना। बंडूरा ने बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किया था। अनुक्रिया, उद्दीपक, हाँ, ये अनुक्रिया पहले कर रहा है। और पहले क्या कर रहा है? उद्दीपक है इसके सामने? नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? पावलव का है, वो भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुक्रिया उद्दीपक। ये है किसका? स्किनर वाला, ठीक है, RS थ्योरी, ठीक है, याद रखना। चेनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट इन्हीं का ही है, ये भी याद रखना। आंसर है सी। और इनकी किताब का नाम क्या था? स्किनर की बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इस निम्न में से लेविन के अधिगम सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं? देखो कुर्ट लेविन ने जीवन दायरा की बात करी है, सही बात है। कर्षण, तलरूप, ये सब दिया, अभिप्रेरणा नहीं दिया इन्होंने। और इन्होंने और B बराबर FP/E ये भी दिया है, ये याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से अधिगम नहीं है, कौन सा अधिगम नहीं है इसमें? तो देखो प्रतिवर्ती का कमजोर हो जाना, दवा, थकान, ये इन सब के कारण नहीं होता। अधिगम होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। किसके कारण? किसके कारण होता है बताओ? ये होता है आपका जब आप कोई भी चीज़ अधिगम करते हो, मतलब जैसे अनुभव और प्रशिक्षण के कारण, अनुभव एंड प्रशिक्षण के कारण जो होता है, तो वो उसे अधिगम कहते हैं। आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो पियाजे के अनुसार व्यक्ति के अनुभवों से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका, इसे स्कीमा कहते हैं। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे इन्होंने। 4 इन्होंने स्टेज बताई थी किसकी? संज्ञानात्मक की। इंद्रियजनित, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त, अमूर्त। इंद्रियजनित को भी इन्होंने 6 प्रकार से बांटा, ये सब याद रखना। इसमें ही एक A0B वाला प्रयोग किया, और इस पूर्व संक्रियात्मक में इन्होंने क्या किया है? 3 पर्वत वाला प्रयोग किया है। पूर्व संक्रियात्मक की आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष, ये सब याद रखना। आंसर है इसका ए।
ठीक है। और इनकी किताब भी है, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, हेटोनॉमी ऑटोनॉमी, 2 स्टेज बताई हैं मोरल डेवलपमेंट की। इसी को फॉलो किया है किसने? कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट, सत्य कथन बताना कौन सा सत्य है? तो देखो इसमें सत्य ये वातावरण में वे सारे तत्व आते हैं जो जीवन प्रारंभ करते समय हमें प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और ये किसका दिया हुआ कथन है? वातावरण में वे सारे बाहरी तत्व आते हैं जो जीवन प्रारंभ करते समय हमें प्रभावित करते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये रॉस का स्टेटमेंट है। छोड़ो इसे स्टेटमेंट को मत याद रखो, आंसर याद रखो। आंसर है इसका सी। अब देखो, वंशानुक्रम में वे सभी बातें सन्निहित तो होती हैं जो जन्म के समय व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। जन्म के समय थोड़ी ना होंगी, ये तो किस में हो जाएंगी? गर्भावस्था में, गर्भावस्था में ही हो जाएंगी। ठीक है, वातावरण में ये पैतृक वस्तु होती हैं जो व्यक्ति में पितृकों और अन्य सभी बातों को प्रभावित करती हैं। गलत बात, पितृक थोड़ी ना आते वातावरण में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है, देखो एक बच्चा छोटे चौड़े गिलास की तुलना में लंबे गिलास से जूस पीने की जिद करता है। यह उदाहरण किसका है? तो ये क्या है? उसमें केंद्रीकरण का अभाव है। उसमें क्या नहीं आया अभी? संरक्षण तो पहले में आता है, ये तो छोड़ो, तो वो दोबारा बताता हूँ। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? पहली बात तो बता दूँ, ये प्याजे का क्वेश्चन है। किसका? प्याजे का। अब उसमें अगर संरक्षण का अभाव है अभी तो पहले, ठीक है, और क्या है उसमें? तो चौथा किसमें है? देखो पहले देख लेते हैं। चौथा है इसमें और इसमें, तो 2 और 1 और होगा। ठीक है, तो ये काट दो पहले। केंद्रीकरण या केंद्रीकरण का अभाव, और उसमें क्या है बताओ? देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं कि अभी वो जब वो लंबे गिलास को ले रहा है तो संरक्षण का तो अभाव है उसमें, तो मतलब चौथा तो आंसर होगा। तो संरक्षण तो आया नहीं होगा, तो तीसरा नहीं होगा। इसे इस तरीके से करते हैं, तो चौथा तो इसमें है, इसमें है। अब फिर फंस गए इसमें, तीसरा यहाँ यहाँ, ये दोनों कट जाएंगे। केंद्रीकरण का अभाव है या केंद्रीकरण है उसमें? अभी उसमें केंद्रीकरण होता तो वो एक, केंद्रीकरण का अभाव होता तो एक से ज़्यादा पहलुओं को देख लेता। अभी वो केवल एक ही पहलू को देख रहा है उसके, तो केंद्रीकरण भी है और संरक्षण का अभाव भी है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। आंसर है इसका सी। आंसर क्या है? सी। अब देखो इसमें बताना है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना के 3 तत्व, तो ये कौन कौन से बताओ? इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये हैं 3। अब ये मत सोच लेना ये चेतन चेतन, ये तो चेतना के लेयर हैं। किसके? चेतना के। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब फ्राइड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद और मनोलैंगिक सिद्धांत इन्हीं का ही है। असामान्य मनोविज्ञान के जनक यही हैं। ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट, अब देखो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो ये क्या है? विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है। कैसा? विश्लेषणात्मक। और यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार का है? तो विश्लेषण कर सकते हो इसके द्वारा आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अब देखो सीखना डैश आकलन और आकलन के अनुदेश के बीच, देखो क्या करता है? आकलन सीखने के लिए आकलन अनुदेश और अनुदेशन के बीच संबंधों को दृढ़ करने के लिए प्रभावित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या जरूरत है बताओ? समावेशन होना चाहिए, तो बहिष्करण तो पहले काट दो। अभिभावकों का होना चाहिए, गलत बात, विद्यार्थी का होना चाहिए। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। एक चीज़ याद रखें, सीसीई की बात कौन करता है? सीसीई की बात करता है स्क्रीवेन ने बात की थी। ठीक है, और ये आई किसके आधार पर थी? गीता बुक्कल समिति थी एक, गीता बुक्कल समिति, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और बोर्ड परीक्षाएं अनावश्यक हैं या परीक्षाओं का सामंजस्य, रिकॉर्ड या व्यापक स्केल पर सीखने को निश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, और बोर्ड परीक्षाओं का अनावश्यकता पर। तो ये क्या किस चीज़ पर देता है? तो सीखने की सुनिश्चितता करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सतत कह रहा है ना, तो तभी तो निरंतर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है आपका केवल कागज पेंसिल, पेन पेपर पेंसिल टेस्ट। तो ये कौन सा होता है? ये होता है प्रश्नावली वाला, वुडवर्थ, एक तरीके से ही समझ लो। तो ये आकलन को सीमित कर देगा, केवल एक ही पक्ष को जांचेगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण होते हैं, तो ये होते हैं अनुपात मापनी में। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन क्या होता है? 2 बार करना चाहिए, गलत। एजेंसी बाहर 2 बार करना चाहिए, गलत। तो अंतर्निहित होना चाहिए आकलन ना, शिक्षण के अंदर ही होना चाहिए। आप पढ़ाते पढ़ाते लो टेस्ट लो या तुरंत पूछ लो। इसमें से कौन सा सत्य बताओ? रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण नहीं करते। श्रेणीकरण तो उसमें करते हैं संकल्पनात्मक में। रचनात्मक आकलन समय समय पर विद्यार्थियों के विकास का सार करता है, ये बात तो सही है।
कभी कभी संकल्पना, देखो सबसे अच्छा पता है इसमें क्या है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक आकलन भी हो सकता है, और सी के विपरीत भी हो सकता है। आंसर होगा सी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अभी देखो किसी वस्तु को 25% की हानि पे बेचा गया, 5% का लाभ होता है अगर 60 रुपये अधिक में बेचते, तो 25 और 5 30, 30% की वैल्यू 60 है, तो 30 दूनी 60, 20, तो ये हो जाएगी 200। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक पूरा कोण दूसरे का 7/8 है, तो उन कोणों का अंतर बताओ। 7 और 8 में अंतर कितने का है? 1 का। 8 और 7 कितने हो गए? 15। 15 बराबर दे रखा है 360। 15 दूनी 30 और बच गए कितने? 60। 15 चौका, एक सेकेंड, 7 दूनी 14 और 1 15। तो पूरा कोण कह रहा है तो 90 होगा ना। पूरा कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, तो 15 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 6 के। आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर ये कहता संपूरक है तो हो जाता है वो कितना? 180, तो 15 फिर आ जाता है इसका आंसर 12। अगर कहता संपूरक है, पूरक में होता है आंसर, पूरक में कितना कोण होता है? 90 का। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा त्रिभुज के कोणीय त्रिक को प्रदर्शित करता है, तो त्रिभुज का कितना होना चाहिए? 180, तो 70 और 20 90, ये तो हो नहीं रहा। 100 180, 100 50 और 50 100, 200 हो रहा है, ये भी हटाओ। 6 5 और 5 10 16, ये भी नहीं हो रहा, ये वाला होगा। आंसर होगा बी। 180 होना चाहिए एक त्रिभुज के कोणों का योग। देखो इसमें से x का मान बताना है, x का मान, तो x का मान क्या होता है? अन्य दो भुजाओं के बराबर होता है इस कोण का, तो 7 और 4 11। नेक्स्ट, तो अब इसमें बताना है कि ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ ए बी में 25 है। ओ ए बी कितना? 25, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25 25 25 50, तो ये कितना हो जाएगा? 130। और ये क्या होता है? इसका आधा, इसका आधा। ठीक है, देखो दोबारा करते हैं। ये 25 डिग्री दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाए? 25 25 और 25 50, तो 180 में से 50 गए तो कितना बच गया? 130। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला डबल होता है, कितना होता है? डबल, तो 65 हो जाएगा आंसर का। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 65। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा था? ए सी बी पूछ रहा था ना, ए सी बी, ए सी बी। एक बार दोबारा कोशिश कर लेते हैं। ये 25 है, तो ये भी 25 होगा, 25 और 25 50, ये हो जाएगा आपका 130। तो ये ऊपर वाला कितना रह गया? ऊपर वाला रह गया 65। क्यों? देखो ये वाला कौन डबल होता है? ये इसका ये डबल होता है। ठीक है, याद रखना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो, निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है? अब देखो 2/3 यहाँ रखो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो ये इससे बड़ी है। 2/3 यहाँ रखो, 2/3, तो क्या हो जाएगा? ऐसे रखो, 3/7 लिखो और 2/3 लिखो। 3 तिरका 9, 7 दूनी 14, तो ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, क्योंकि इधर इधर वाली बड़ी आ रही है ना। 2/3 यहाँ रखो 6/7 के आगे, तो 6 × 18, 7 दूनी 14, तो ये वाली बड़ी निकल के आ रही है ना। इधर बड़ी बड़ी निकल के आ रही है, इधर वाली, तब होगा। ठीक है, तो इसमें से 2/3 से बड़ा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी। डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, देखो 625, देखो इसके ऊपर क्या है? ये 2 होती है ना घात, तो 2 2 के पेयर बनेंगे, तो दशमलव 2 के बाद लगेगा, तो 2 के बाद यहीं पे दशमलव दे रखा है और कोई दे ही नहीं रखा, डायरेक्ट लगा सकते हो आंसर। आंसर सी। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/5, 7/5 गुणा, अब इसे पलट दो, 7/5, इसकी पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2, आधा और आधा कितना होता है? 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 7/5। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं? तो देखो लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आवाज़ जो होती है, और 7 5 3 2 ये आवाज़ होती है। 1 2 3 4 5 बच गई, कितनी बच गई? 5, 5 भाज्य संख्याएं 11 तक। ठीक है, याद रखना, आंसर कितना हो जाएगा? 5, 1 2 3 4 5, आंसर है सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो देखो 2/7, 3/4, 1/2, 4 दूनी कितना हो गया? 8, 7 कितना हो? 21, और ये इधर लगा हुआ है, तो गलत हो गया ना, ये तो इधर आना चाहिए, ये बड़ा है। ठीक है, 5/6 और 2/3, तो देखो 5 3 15, 6 दूनी 12, ये तो सही दे रखा है। अब देखो आगे देख लो, चेक कर लो, 2/3 और 3/5, 5 दूनी 10 और 3 तिरका 9, सही है, ये वाला सही है बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट,
एक्स और वाई सम संख्याएं हैं, तो बताओ निम्न में से कौन सी विषम संख्या होगी। अगर देखो 2 2 मान लो एक्स और वाई को, 2 दूनी 4 और प्लस 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अब देखो यहाँ पे रख के देखो, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, ये तो होगा नहीं। 3 दूनी 6 और 2 8, ये होगा नहीं। 2 दूनी 4 और 2 6, ये होगा नहीं, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन में डाउट आया हो तो, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।